नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग बिहार जुडिशरी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, भारत के लिए कंपनी अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत के लिए कंपनी अधिनियम सर्वप्रथम सन 1850 में पारित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रथम बार पारित कंपनी अधिनियम का नाम क्या था? तो संयुक्त पूंजी कंपनी पंजीयन अधिनियम 1860। संयुक्त पूंजी कंपनी पंजीयन अधिनियम 1860 भारत में प्रथम बार पारित कंपनी अधिनियम का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी अधिनियम 1958 किस समिति की रिपोर्ट पर पारित हुआ था? तो भाभा समिति की रिपोर्ट पर पारित हुआ था। कंपनी अधिनियम 1958 भाभा समिति की रिपोर्ट पर पारित हुआ था। वर्तमान कंपनी अधिनियम सन 2013 में पारित हुआ। तो वर्तमान कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ? तो सन 2013 में। भाभा समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भाभा समिति का गठन सन 1950 में हुआ था। भाभा समिति का गठन सन 1950 में हुआ था। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 है और वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 में 465 धाराएं और 7 अनुसूचियां हैं। 465 धाराएं और 7 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, कंपनी विधि के क्षेत्र में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के नाम से सच्चर समिति जानी जाती है। तो कंपनी विधि के क्षेत्र में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के नाम से कौन सी समिति जानी जाती है? तो है सच्चर समिति। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सच्चर समिति का गठन कब हुआ था? तो सच्चर समिति का गठन 1977 में हुआ था। 1977 में सच्चर कमेटी का गठन हुआ था। कंपनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो कंपनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई। कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा उच्चतर न्यायगम शासन और लघु निवेशकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी शब्द कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में परिभाषित है? तो कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 220 में परिभाषित है। पूर्व कंपनी विधि कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में परिभाषित है? तो 267 में पूर्व कंपनी विधि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 267 में परिभाषित है। विद्यमान कंपनी के निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन का संबंध भारतीय कंपनी अधिनियम 1866 से है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 से है और भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 से है। तो विद्यमान कंपनी के निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन का संबंध 3 अधिनियमों से रहा है। कौन कौन से अधिनियम रहे हैं? भारतीय कंपनी अधिनियम 1866, भारतीय कंपनी अधिनियम 1882, भारतीय कंपनी अधिनियम 1913। विद्यमान कंपनी का संबंध सिर्फ इन्हीं अधिनियमों से है। कंपनी अधिनियम 1956 से विद्यमान कंपनी के रजिस्ट्रेशन का संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निगमित कंपनियों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो निगमित कंपनियों की विशेषताएं में 9 पॉइंट में डिवाइड किया है मैंने। तो पहला है, पृथक निगमित व्यक्तित्व होता है। दूसरा है, कंपनी की राष्ट्रीयता तथा उसकी अधिवास एवं निवास होता है, यद्यपि कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है, कंपनी का शाश्वत व्यक्तित्व होता है। फोर्थ पॉइंट है, अंशधारियों का सीमित दायित्व होता है। सीमित दायित्व का आशय यह है कि कंपनी को हानि होने की दशा में अंशधारियों का दायित्व उनके अंशों पर देय धनराशि तक ही होता है, उससे अधिक नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है, शेयर्स की अंतरणीयता ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। और छठा पॉइंट है, निगमित अर्थव्यवस्था। सातवां पॉइंट है, लाभांश आयकर से छूट प्राप्त। आठवां पॉइंट है, पूंजी तथा स्वामित्व तथा कंपनी की स्थिरता। नौवां पॉइंट है, निवेशकों को हानि से संरक्षण। तो कंपनी के विशेषताओं को 9 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। तो ये 9 पॉइंट है कंपनी की विशेषताएं के। कंपनी के पृथक अस्तित्व पर महत्वपूर्ण वाद सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन का है, जो कंपनी के पृथक अस्तित्व पे वाद है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वाद एकल व्यक्ति कंपनी से संबंधित जो है वो भी सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन ही है। कंपनी का निगमन किसके द्वारा हो सकता है? तो कंपनी का निगमन राज्य आज्ञा पत्र द्वारा हो सकता है, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा हो सकता है और कंपनी अधिनियम द्वारा हो सकता है। यही 3
तरीके हैं कंपनी के निगमन के, तो कंपनी का निगमन राजाज्ञा पत्र द्वारा हो सकता है, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा हो सकता है और कंपनी अधिनियम द्वारा हो सकता है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कितने प्रकार की होती है? तो संयुक्त पूंजी वाली कंपनी 2 प्रकार की होती है, निगमित कंपनी और अनिगमित कंपनी। यही 2 प्रकार संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के। सदस्यों के दायित्व के अनुसार कंपनियों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं, असीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी तथा प्रत्याभूत द्वारा सीमित कंपनी। तो सदस्यों के दायित्व के अनुसार रजिस्टर्ड कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं, असीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी और प्रत्याभूत द्वारा सीमित कंपनी। सदस्य संख्या के अनुसार कंपनियां 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहली एकल व्यक्ति कंपनी, जिसके बारे में परिभाषा धारा 262 में दी गई है। दूसरा है प्राइवेट कंपनी, इसकी परिभाषा 268 में दी गई है। और तीसरा है पब्लिक कंपनी, इसकी परिभाषा 271 में दी गई है। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 सदस्य की रिक्वायरमेंट है, 7 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, 7 मेंबर। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 हो सकती है तथा अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। तो प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या तथा अधिकतम संख्या, ये याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 हो सकती है तथा अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। एक लोक कंपनी के निदेशकों का दायित्व तो कंपनी के अंशधारियों के प्रति होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक लोक कंपनी के निदेशकों का दायित्व तो किसके प्रति होता है? तो वह अंशधारियों के प्रति होता है। इस कंप्लीट वीडियो के साथ साथ कंप्लीट कंपनी लॉ की 1 लाइनर हिंदी में जो कोई भी लेना चाहे वह यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके 100 रुपये का पेमेंट करके यूपीआई के थ्रू प्राप्त कर सकता है। कहाँ पेमेंट करना है और कैसे पेमेंट करना है, इसके बारे में डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और स्क्रीन पे भी शो कर दिया जाएगा। धन्यवाद।